नमस्कार दोस्तों। 18 मई 1974 की वो सुबह जब वक्त था 8:05 और चारों ओर थी शांति, लेकिन फिर अचानक एक ज़ोरों का धमाका होता है और रेगिस्तान की रेत ज़ोरों से अचानक कांपने लगती है, जिससे लोगों को लगता है कि कोई भूकंप आया है। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं था, क्योंकि फिर आसमान में उठता है एक विशाल मशरूम जैसा बादल, जिससे पूरी दुनिया चौंक जाती है। लेकिन आखिर भारत ने ऐसा कर क्या दिया था जिससे इतना बवाल मच गया था? ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। बिना किसी को भनक लगे, बिना किसी चेतावनी के भारत ने अपने पहले न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर दिया था। लेकिन असल में ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि भारत के पार्लियामेंट तक में किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई थी। बिना किसी मीडिया पब्लिसिटी के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों, गौतम बुद्ध को तो शांति का प्रतीक माना जाता है, जिसका किसी वॉर या फाइट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो फिर एक बम धमाके का ऐसा नाम क्यों रखा गया? दरअसल ये नाम बहुत ही चालाकी से रखा गया था, क्योंकि जिस दिन ये बम फटना था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, जो कि गौतम बुद्ध के जन्मदिन के तौर पर बहुत से देशों में एक शांति के सिंबल की तरह देखी जाती है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर इस ऑपरेशन का नाम रावण's एंड या इम्पॉसिबल मिशन जैसा कुछ रखा जाता तो ये कितना प्रेडिक्टेबल हो जाता। लेकिन भारत इसमें इतना सक्सेसफुल रहा कि दुनिया की सबसे पावरफुल माने जाने वाली जासूसों की एजेंसी, जिसका नाम CIA है, उसको तक पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। पर इतना ही नहीं, अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स जो हमारी धरती का चक्कर लगाते हुए दिन में 2 बार भारत के ऊपर से निकलते हुए फोटो खींचती थी, उनसे भी छुपाकर ये काम कर लिया गया था। दोस्तों, स्पाई सैटेलाइट्स वो मशीन्स होती हैं जिनको एक रॉकेट की हेल्प से अर्थ का चक्कर लगाने के लिए स्पेस में छोड़ा जाता है। धरती से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर स्पेस में चक्कर लगाते हुए ये मशीनें हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ खींचने के लिए ही बनाई जाती हैं। इनसे देश की एजेंसियां ज़मीन पर होने वाले चीज़ों पर आसानी से नज़र रख सकती हैं। ऐसी ही अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स भारत पर जासूसी कर रही थी। यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि भारत ने यह फैसला आखिर क्यों किया? क्या ज़रूरत थी इतना झमेला करके एक बम को फोड़ने की? सच तो ये है कि उस टाइम हम कोई जंग भी नहीं लड़ रहे थे जो किसी बम की ज़रूरत पड़े। लेकिन इन सवालों के जवाब में छुपी है विज्ञान, राजनीति, साहस और बहुत सारी मिस्ट्री। तो आइए जानते हैं पोखरण 1 की असली कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रहा था। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अचानक एटम बम गिरा दिए। इन बॉम्ब्स की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उनमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी और उसके बाद कई हज़ार लोग रेडिएशन पॉइजनिंग से मर गए। इन एटम बॉम्ब्स की ताकत देखकर दुनिया को समझ आ गया था कि परमाणु शक्ति का मतलब क्या होता है। इसीलिए ये सब देखकर भारत के समझदार लोगों ने सोचा कि अगर हमें दुनिया में सम्मान चाहिए तो हमें भी एटम बम बनाना सीखना होगा। लेकिन भारत सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि शांति और आत्मरक्षा के लिए भी परमाणु शक्ति बनना चाहता था। फिर 1962 में चीन से भारत का युद्ध हुआ। ये युद्ध 1 महीना चला, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन फिर जब 1964 में चीन ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया, तो उसी वक्त से भारत के सामने एक नया खतरा खड़ा हो गया था। इसके महज 1 साल बाद 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा तो दिया, लेकिन अब ज़रूरत थी एक ऐसी ताकत की जिससे कोई दुश्मन हमला करने के बारे में सोचे ही नहीं। इस माहौल में भारत ने सोचना शुरू किया कि क्या हमें भी परमाणु बम बनाना चाहिए और क्या हम इसे बना भी सकते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई भारत के परमाणु सफ़र की। पर भारत के परमाणु सफ़र की असली नींव रखी थी डॉक्टर होमी भाभा ने। वे सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि दूर की सोच रखने वाले एक लीडर थे। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी नींव रखी। फिर आया भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा और बाद में साइरस रिएक्टर, जो कनाडा और US की मदद से बना था।
लेकिन साइरस रिएक्टर से भारत इकट्ठा कर रहा था एक एलिमेंट जिसका नाम था प्लूटोनियम। दोस्तों, प्लूटोनियम न्यूक्लियर बम का वो फ्यूल होता है जिसके अंदर रिएक्शन करवाने से बम की सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वैसे तो साइरस रिएक्टर यूरेनियम से सिर्फ बिजली बनाने के काम आता था, लेकिन बिजली बनाने के रिएक्शन के बाद यूरेनियम का जो बेकार मलबा बचता था उसमें थोड़ा बहुत प्लूटोनियम होता था। भारत के साइंटिस्टों ने बड़ी ही मेहनत और समझदारी से उस मलबे से प्लूटोनियम को अलग करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर भाभा का सपना था भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन साथ ही वे मानते थे कि ज़रूरत पड़ी तो भारत को परमाणु हथियार भी बनाने चाहिए। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घट जाती है। 24 जनवरी 1966 को जब डॉक्टर होमी भाभा प्लेन में वियना से भारत लौट रहे थे, तब उनका प्लेन यूरोप के माउंट ब्लैंक में पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो जाता है और डॉक्टर भाभा के साथ उस प्लेन में सभी लोग मारे जाते हैं। वैसे तो कहा गया कि ये एक हादसा था, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि CIA को शक था कि भारत बम बना रहा है और ये प्लेन क्रैश करवाया गया था ताकि भारत न्यूक्लियर बम न बना सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर भाभा को रोकने के लिए कोई साजिश हुई थी? वैसे तो इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन भारत ने रुकना नहीं चुना। डॉक्टर भाभा का सपना अब और भी मजबूती से आगे बढ़ने वाला था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फिर से युद्ध लड़ा और इस युद्ध ने भारत के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा दिया था, क्योंकि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब कमज़ोर नहीं था, लेकिन इस जीत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा कि क्या भारत परमाणु बम बना सकता है, जिसका जवाब उन्हें हाँ में मिला और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे गुप्त ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम जितना शांत था, उसका उद्देश्य उतना ही एक्सप्लोजिव था। इस ऑपरेशन के लिए देश के चुनिंदा वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को चुना गया। सभी को सख्त निर्देश दिए गए थे कि कोई लीक नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कागज़ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पूरा ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता था जब वो पूरी तरह से टॉप सीक्रेट हो। इंदिरा गांधी जी ये जानती थी कि अगर ये बात अमेरिका या दुनिया को पहले से पता चली तो दबाव और धमकियों का तूफान आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने चुपचाप पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत के पहले परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू करवा दी। लेकिन अब ज़रूरत थी एक ऐसी जगह की जहां बिना किसी की नज़र में आए ये विस्फोट किया जा सके। एक ऐसी जगह की तलाश थी जो कहीं दूर हो, सुनसान हो और जहां किसी को कोई शक न हो। यह जगह थी राजस्थान के रेगिस्तान का एक छोटा सा इलाका जिसका नाम था पोखरण। वहाँ चारों तरफ रेत थी और धूप इतनी तेज़ कि इंसान टिक न पाए। न वहाँ ज़्यादा लोग रहते थे, न कोई सड़क थी, बस वीरान ज़मीन थी। लेकिन यही थी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छुपाने की सबसे सेफ जगह। और इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों और सेना ने मिलकर शुरू किया एक सीक्रेट प्रिपरेशन। रात के अंधेरे में ट्रक लाए गए जिन पर लिखा था पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, लेकिन उनके अंदर छिपा था बम बनाने का सामान। सभी वैज्ञानिकों को आर्मी की ड्रेस पहना दी गई थी ताकि अगर कोई देखे तो सोचे कि ये सेना का ही कोई अभ्यास है। यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे जो 107 मीटर गहरी सुरंग खोदी गई थी, उस सुरंग को खोदने वाले आर्मी यूनिट तक को शुरुआत में ये बोला गया था कि ये तो अर्थक्वेक मापने की मशीन के लिए है। लेकिन सच तो ये था कि उस सुरंग में रखा जाने वाला था भारत का पहला परमाणु बम। ये सारा कार्यक्रम सिर्फ रात में होता था, क्योंकि CIA की सैटेलाइट हर 12 घंटे में भारत के ऊपर से गुजरती थी। हर मशीन, हर तार, हर पुर्जे को कपड़े से ढककर लाया गया था और वहाँ रहने वाले लोगों को बस ये बताया गया था कि ये तो कोई सिंचाई योजना है। दरअसल किसी को कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये भारत का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना था। दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA लगातार भारत पर नज़र रखे हुई थी और भारत के हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता था।
लेकिन दोस्तों, भारत ने जो किया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। ट्रकों पर लिखे गए सिंचाई विभाग और भूमि सुधार योजना जैसे नकली नामों और दूसरी ट्रिक्स की वजह से भारत में जो भी हो रहा था वो ऊपर से एक ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन के वर्क जैसा दिखता था, लेकिन असल में वहाँ ज़मीन के नीचे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तैयारी चल रही थी। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग के बीच अपने सारे काम इतने बारीक हिसाब से प्लान किए कि CIA को भनक तक नहीं लगी। स्माइलिंग बुद्धा का नाम बस एक पीसफुल एक्सपेरिमेंट लग रहा था, और फिर एक दिन वो घड़ी आ गई जिस दिन भारत इतिहास लिखने वाला था। 18 मई 1974 सूरज धीरे धीरे पोखरण के ऊपर चढ़ रहा था। टीम तैयार थी। कंट्रोल सेंटर में बैठे थे भारत के बेहतरीन वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर आयंगर और उनकी टीम स्विच हाथ में लिए कंप्यूटर के सामने तैयार बैठे थे। और तभी एक मैसेज आता है, सिस्टम इज़ रेडी, टेस्ट इज़ परमिटेड। और तब काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1, 0। बटन तो दबा दिया गया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत रहा, और फिर धरती कांपना शुरू करती है। धूल का एक तूफान उठता है और आसमान में एक मशरूम क्लाउड बन जाता है। भारत अब न्यूक्लियर पावर बन चुका था, लेकिन पोखरण में धमाका होते ही सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई। CIA को जैसे ही इस टेस्ट की खबर लगी, अमेरिका में खलबली मच गई। लेकिन उनका अब सवाल ये था कि भारत ने ये किया कैसे, और इसकी हमें भनक तक क्यों नहीं लगी। CIA की रिपोर्ट में साफ लिखा गया था, इंडिया पुल्ड ऑफ अ परफेक्ट डिसेप्शन। इस घटना से कनाडा बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि जिस साइरस रिएक्टर से भारत को प्लूटोनियम मिला था वो कनाडा की मदद से बना था। उन्होंने तुरंत अपना सपोर्ट वापस ले लिया। लेकिन चीन अब चुप था, और वो समझ चुका था कि भारत को अब हल्के में लेना आसान नहीं था। दुनिया भर में भारत पर सवाल उठे। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन सभी ने आलोचना की, पर भारत ने एक ही जवाब दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भारत को कोई डरा कर नहीं रख सकता। और फिर दुनिया को ये मानना पड़ा कि भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था वो आखिर काम कैसे करता था। जिस बम का परीक्षण पोखरण में हुआ था उसे इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर डिवाइस कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में बम के अंदर एक प्लूटोनियम का कोर होता है। उसके चारों तरफ बहुत ही सटीक रूप से एक्सप्लोजिव्स लगाए जाते हैं। जैसे ही डेटनेशन होता है, ये सारे एक्सप्लोसिव एक साथ अंदर की ओर फूटते हैं। जब ऐसा होता है तब प्लूटोनियम का कोर अंदर की ओर दबता है। इसे सिमेट्रिकल इम्प्लोजन कहा जाता है। इसमें जैसे ही कोर एक निश्चित प्रेशर तक दबता है तो वो अपने क्रिटिकल मास तक पहुंच जाता है, और तभी शुरू होता है एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन से इतनी सारी एनर्जी निकलती है कि कुछ ही माइक्रोसेकंड में हज़ारों टन बारूद के बराबर विस्फोट होता है। और यही था स्माइलिंग बुद्धा, भारत का पहला परमाणु एक्सप्लोजन। लेकिन भारत ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ये परीक्षण ज़मीन के नीचे किया था, ताकि रेडिएशन बाहर ना फैले और किसी को भी कोई नुकसान ना हो। इससे दुनिया को ये भी मैसेज गया था कि भारत एक जिम्मेदार कंट्री है, लेकिन वीक बिल्कुल नहीं। भारत ने ये परीक्षण किसी को डराने के लिए नहीं किया था। यह एक स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा डिसीजन था। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये पोखरण पार्ट 1 का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पोखरण पार्ट 2 का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।